देखिए बेटा, आज के टॉपिक में इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे थे ना हम। A new Lok Sabha or a new assembly shall be constituted on the expiry of duration of existing house or on dissolution। कह रहे एक नई लोकसभा और एक नई असेंबली के गठन, ठीक है, एक नई असेंबली का गठन किया जाता है कब? जब जो लोकसभा, जो गवर्नमेंट बनी हुई है, जो सरकार बनी हुई है, जब उसके एक्सपायरी होने का समय होता है, मींस उसके 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, उस समय में एक नया घोषणा पत्र जारी किया जाता है अगले इलेक्शन के लिए। फॉर दिस नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन दिया जाता है शैल बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा दिया जाता है? ये जो नोटिफिकेशन है हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है हमारे प्रेसिडेंट का? मिस्टर रामनाथ कोविंद, ठीक है। ये ही हमारे जो है नोटिफिकेशन देते हैं किसका? इलेक्शन का। और या गवर्नर, यदि स्टेट के अंदर हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर है तो गवर्नर देंगे। पूरी कंट्री के लिए लोकसभा या राज्यसभा में हो रहा है तो हमारे प्रेसिडेंट देंगे। द केस में भी, मतलब केस आपका यूनियन गवर्नमेंट का हो तो आपके प्रेसिडेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की बात हो तो आपके गवर्नर। एज सुन एज द नोटिफिकेशन इज इशूड, ये जो नोटिफिकेशन है इशू हो जाता है, द इलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट, और इसके साथ ही इलेक्शन का प्रोसीजर भी शुरू होता है। फर्स्ट है नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन डेट। सबसे पहले इलेक्शन की डेट का नोटिफिकेशन दिया जाता है कि मीन किस डेट को इलेक्शंस होने वाले हैं। The date for election to various constituencies in a state are announced by the election commission। और आप सभी को मैंने ये बताया ही था कि इलेक्शन करवाने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है, ठीक है। तो इलेक्शन के लिए डेट सेलेक्ट कर कर वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उन्हें अनाउंस कर देती है कौन? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के द्वारा राज्य की डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर इलेक्शन की डेट बता दी जाती है। Selection of candidate by political parties and filling the nomination paper। अब क्या होता है, इसके बाद अलग अलग पार्टी के लोग अपने किस एरिया के अंदर किस व्यक्ति को खड़े करने वाले हैं, किसको वो अपनी पार्टी से सीट देंगे, उसका सिलेक्शन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्शन करते हैं कैंडिडेट का कि हमारी पार्टी से कौन व्यक्ति खड़ा होगा, एंड फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर, और वो नॉमिनेशन पेपर भरते हैं। बेटा किसी को पता है नॉमिनेशन पेपर के बारे में? आपके घर में जब गांव में कोई इलेक्शन होते हैं तो नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है, पता है किसी को कि इलेक्शन के लिए फॉर्म भरा गया? किस बच्चे ने सुना हुआ है? ठीक है, आगे देखिए, इलेक्शन के लिए फॉर्म भरा जाता है। इलेक्शन कमीशन अनाउंस द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर। अब इलेक्शन कमीशन डेट तो बताती ही है इलेक्शन की, साथ साथ में नॉमिनेशन पेपर फिल करने के लिए कि कौन कौन व्यक्ति इलेक्शन लड़ने के लिए एग्री हैं, उनके लिए नॉमिनेशन जो पेपर भरने की डेट, लास्ट डेट है, वो भी अनाउंस कर देती है कि ये डेट लास्ट है, इस डेट तक आप अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। Different political parties immediately start selecting their candidates for contesting the election। अब क्या होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी की हो गई, कांग्रेस की हो गई, आम जनता पार्टी की हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, तो ये सब पार्टी जो है अपने अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करना शुरू कर देती हैं कंटेस्टिंग द इलेक्शन, चुनाव लड़ने के लिए। द पार्टी कैंडिडेट्स, पार्टी के जो ये कैंडिडेट हैं, एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब कोई और व्यक्ति जो किसी पार्टी से रिलेशन नहीं है उसका, वो बीजेपी का भी नहीं है, वो कांग्रेस का भी नहीं है, किसी पार्टी से उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट पर्सन भी अलग से अपना चुनाव लड़ सकता है और नॉमिनेशन पेपर को फिल कर सकता है। उसको हम बोलते हैं निर्दलीय पार्टी का व्यक्ति है। निर्दलीय है मतलब किसी भी पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं है, निर्दलीय है, कोई भी पार्टी का कैंडिडेट नहीं होता वो। तो जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब वो उन्होंने क्या कहते हैं, अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया, या फिर क्या होता है, वो पार्टी का कैंडिडेट या फिर वो इंडिपेंडेंट व्यक्ति जो किसी भी पार्टी से रिलेशन नहीं रखता, फिल देयर नॉमिनेशन पेपर, वो अपना नॉमिनेशन पेपर भर देते हैं, अपना नामांकन पत्र भरते हैं। फिर क्या होता है, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी क्या होती है बेटा? जांच की जाती है। स्क्रूटनी मतलब जांच, परीक्षण किया जाता है। द रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो स्क्रूटनी द नॉमिनेशन पेपर, वो इन नॉमिनेशन पेपर की पूरी अच्छी तरीके से जांच करते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस नामांकन पत्र को भरा है
क्या वो इसके लिए क्वालिफाइड है। ही में रिजेक्ट एनी नॉमिनेशन, वो हर एक ऐसे नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं, हर एक ऐसे नामांकन पत्र को रिजेक्ट कर सकते हैं इफ द कैंडिडेट इज नॉट क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन टू फिल द सीट। यदि ऐसा लगे कि ये व्यक्ति इस सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके रिटर्निंग ऑफिसर हैं उसके नामांकन पत्र को खारिज कर देते हैं। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। अब क्या होता है, अब नामांकन पत्र भर दिए, अब इलेक्शन कमीशन को पता चल गया किस किस पार्टी से या कितने व्यक्ति इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो अब वो उसकी लिस्ट निकालती है। जो रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिशेस द लिस्ट कंसिस्टिंग द कैंडिडेट्स, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की लिस्ट पब्लिश करते हैं, प्रकाशन करते हैं उसका। एलोकेशन ऑफ सिंबल, एलोकेशन मतलब होता है बांटना। चुनाव चिन्ह, आपने देखा होगा कि सभी पार्टीज के अपने अपने चुनाव चिन्ह होते हैं, और जो व्यक्ति निर्दलीय होता है उसको भी कोई ना कोई चुनाव चिन्ह दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। द इलेक्शन कमीशन एलोकेट सिंबल टू ऑल कंसिस्टिंग कैंडिडेट्स। अब सभी चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों को इलेक्शन कमीशन चुनाव चिन्ह बांटती है। इलेक्शन मैनिफेस्टोस, मैनिफेस्टोस मतलब होता है घोषणा पत्र, चुनाव का घोषणा पत्र। पॉलिटिकल पार्टीज ब्रिंग आउट देयर इलेक्शन मैनिफेस्टोस। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने उस चुनाव घोषणा पत्र को ले लेती हैं। These manifestos specifies the program and the policies which the party will implement। कह रहे हैं अब इसी घोषणा पत्र से ये स्पेसिफाई होता है कि वो कौन कौन सी प्रोग्राम और कौन कौन सी नीतियों को लड़ने वाले हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को अपने प्रभाव में लेने के लिए कई कई प्रोग्राम्स बनाती है। ठीक है, इफ वोटेड टू पावर, क्योंकि वोट की पावर है, जितने ज्यादा व्यक्ति वोट देंगे उतने ही सीटों से वो जीत जाएंगे। पेज टर्न कीजिए बेटा, पॉइंट नंबर 7, इलेक्शन कैंपेन। अब इलेक्शन के लिए अभियान शुरू हो जाता है। अब वो कैंडिडेट अपनी जी जान लगा देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित हों और उन्हें वोट दें। The candidate who belong to political parties or those consisting as independent candidate। अब वो कैंडिडेट जो या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं या फिर वो किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, या वो कोई इंडिपेंडेंट है, किसी पार्टी का नहीं है, निर्दलीय है। कंसिस्टिंग, जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट हैं या निर्दलीय पार्टी के कैंडिडेट हैं। डिस्ट्रीब्यूट, वो बांटते हैं, क्या क्या बांटते हैं, लोगों को पैम्पलेट्स बांटते हैं। आपको पता है इलेक्शन होते हैं पैम्पलेट्स बंटने शुरू हो जाते हैं। लीफलेट्स, पत्रक होते हैं। फ्लैग चिन्ह बना देते हैं, वो अपने झंडे बना देते हैं अपने सिंबल के अकॉर्डिंग। स्टिकर्स बनाते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सी ऐसी चीजें, ब्रोच बना देते हैं। ठीक है, कार्ड्स बनाते हैं, तो कई चीजें वो बांटते हैं अमंग्स द वोटर, किनके बीच, वोटर्स के बीच, क्योंकि वोटर्स ने उन्हें चुनाव देना है तो वोटर्स को जागरूक करते हैं, उन्हें अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करते हैं। द पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज पब्लिक मीटिंग। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, वो पब्लिक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करती हैं, आम सभा शुरू कर देती हैं, लोगों को इकट्ठा कर कर उन्हें अपने नए प्लान बताती हैं कि जब हम पावर में आएंगे तो हम ये काम करवाएंगे। उसके लिए वो रैलीज भी निकाल सकती हैं। रैलीज आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज टू अट्रैक्ट लार्ज क्राउड। क्राउड मैंने भीड़, बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो रैलीज भी निकालते हैं। Nowadays, television play an effective role in creating awareness about the policies and the program of various political parties। कह रहे हैं आजकल तो जो टेलीविजन है, जो हमारा टीवी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जागरूक करने के लिए। वोटर्स को जागरूक करते हैं और ये भी बताते हैं कि नई नई पॉलिटिकल पार्टीज जो है क्या अब वो नए नए प्रोग्राम और क्या नई नई पॉलिसीज बना रही हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। This campaign stopped 48 hours before the time when poll ends on the polling day। कह रहे दिस कैंपेन, ये जो कैंपेन स्टार्ट हुआ कि वो रैलीज निकालते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, स्टिकर्स बांट रहे हैं, पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, लोगों के घर जाकर वोट मांगते हैं, तो बेटा ये सब कैंपेन स्टॉप हो जाता है 48 आवर्स पहले। मतलब इलेक्शन लड़ने से, इलेक्शन के समय से 48 घंटे पहले ये खत्म हो जाता है। When poll ends on the polling day, मतलब जब तक वो मतदान का खत्म नहीं होता, मतदान के दिन, मतलब 48 आवर्स पहले वो ये सब काम बंद हो जाते हैं। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि अब 48 आवर्स यानी कि 2 डेज हो गए, लेकिन हम देखते हैं कि एक दिन पहले क्या, एक रात तक लोग हमारे घर तक आते हैं,
तो बेटा वो तो चुपचाप से आते हैं, उसके लिए वो कोई शोर नहीं कर सकते, एक या दो व्यक्ति पर्सनली आकर वोट को मांगते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्शन कैंपेन है आपकी जो आचार संहिता है उसके अकॉर्डिंग 48 आवर्स पहले स्टॉप हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, पोल्स। अब पोल्स के लिए क्या होता है, पोलिंग बूथ पर जो हम जाते हैं, ऑन द पोलिंग डे द वोटर्स रिकॉर्ड देयर वोट इन सीक्रेसी। इस दिन जो वोटर है वो अपने वोट को बड़ी सीक्रेसी से देता है, मतलब चुपचाप, बिल्कुल सीक्रेसी से, पता नहीं चलता कि उसने किसे वोट दिया है। बी, द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी विद देम इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। और जो वोटर्स हैं वो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, अपना वोटिंग कार्ड। देखिए वोटिंग कार्ड का पिक्चर भी बना हुआ है, देख रहे हैं ना आप, ये ऐसा वोटिंग कार्ड, ये फ्रंट पेज है, ये इसका बैक पेज है। तो वो अपने साथ अपने वोटिंग आईडी कार्ड को भी लेकर जाते हैं। सो देयर इज नो इम्पर्सेशन, ताकि कोई भी व्यक्ति गलत इस्तेमाल ना कर सके, वेश बदलकर किसी दूसरे का वोट ना डाल सके। द बैलेट बॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर सील्ड। अब बैलेट बॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को वोट जब खत्म हो जाते हैं तो सील कर दिया जाता है एंड कैरी टू द काउंटिंग स्टेशन, और फिर उसे काउंटिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। काउंटिंग स्टेशन क्या होता है, जहां पर जाकर इन वोटों की काउंटिंग होती है। तो बेटा पहले हमारे पास बैलेट बॉक्स होते थे, लेकिन अब ज्यादातर हम ईवीएम का यूज करते हैं। ईवीएम की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। पहले क्या था, बैलेट बॉक्स था, एक बॉक्स होता था, उसमें जैसे हमारी गुल्लक में ऊपर जगह बनी रहती है ना, ऐसे ही उस बॉक्स में जगह बनी रहती थी और उसके अंदर हम अपना वोट डालते थे। कैसे डालते थे, एक बहुत बड़ा सा पर्चा होता था, ठीक है, पैम्पलेट्स होता था पूरा, उसके ऊपर सीरियल नंबर और लड़ने वाले कैंडिडेट्स के नेम और उनके सिंबल लगे लिखे रहते थे लाइन से, कि 1 2 3 4 10 कैंडिडेट्स हैं, उनके क्या क्या नाम है, उनके क्या क्या सिंबल है, और उसके आगे जगह बनी रहती थी जहां पर हमें अपनी स्टैंप लगानी होती थी। स्टैंप हमें वहीं पर मिलती थी बैलेट बॉक्स के पास में। अंदर एक कैबिन बना होता था जहां हमारे अलावा कोई नहीं होता, हम वहां पर जाकर या कर्टन लगाकर भी पार्टीशन कर देते हैं, वहां जाते लोग और स्टैंप लगा देते थे उस पर, और फिर उसको फोल्ड करने का तरीका बहुत अच्छा था। देखिए उसको में ऐसे सील बना रखी थी कि हमने किस किस तरफ से पेपर को फोल्ड करना है, क्योंकि देखिए यदि ऐसा फोल्ड पेपर है, ऐसा फोल्ड पेपर है और हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, इधर का इंप्रेशन इधर छपेगा, मतलब जो इंप्रेशन है, सील गीली होती है ना, इंक गीली होती है, तो इसका इंप्रेशन उसके व्यक्ति के नाम पर या उसके सिंबल पर छपेगा। लेकिन यदि हम उसको उल्टा फोल्ड कर दें तो नंबर 1 जो है नंबर 10 पर छप जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा, ऐसे वोट गलत हो जाते हैं, वो वोट माना ही नहीं जाता, वो वोट जो है खराब हो जाता है, ठीक है। इसलिए उसमें ना ऐसे सील्स बनाई जाती थी कि पेपर को किधर से मोड़ना है, और फिर जाकर जब ये काउंटिंग वाली जगह पर जाते थे, वहां जाकर इन बैलेट बॉक्स को खोला जाता था और काउंटिंग की जाती थी, अलग अलग स्लिप निकालकर अलग अलग रख दिए जाते थे, फिर उनको गिना जाता था। इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता था, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है, बस एक मशीन बनी है, उसमें व्यक्ति का नाम और उसका साइन बना हुआ है, देन सामने एक बटन है, बस हमने एक बटन, ऐसा नहीं कि हम गए हमने 2-3 बार पुश कर दिया तो हमारे 2-3 वोट हो गए, ऐसा नहीं होता है। जब हम जाते हैं बाहर तो सबसे पहले वो अपना जो उनके पास एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में वो नाम चेक करते हैं, नाम चेक करने के बाद हमारा आइडेंटिटी कार्ड चेक होता है और उसके बाद हमारे हाथ पर एक इंक का साइन भी लगा दिया जाता है, और वो इंक जो है ना काफी डार्क होती है और काफी जल्दी वो रिमूव नहीं हो पाती है, ठीक है। एक बार अगर व्यक्ति को लग जाए तो वो कई दिन तक रहती है, वो रिमूव नहीं होती जल्दी से, और उसके बाद से वो व्यक्ति को आगे भेजा जाता है जब वो अपने कैबिन तक पहुंचता है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रखा गया है। वहां पर जब वो जाता है तो जो बाहर ऑफिसर बैठा है, जो बाहर एक अधिकारी बैठा होता है, वो उस मशीन को ऑन कर देता है बाहर से। जैसे ही वो मशीन को ऑन करता है, अब हम वोट दे सकते हैं, ठीक है। हम एक बार बटन को दबाते हैं, वो मशीन बंद हो जाती है, ये नहीं कि हम 2 बार वोट दे देंगे। देन जब न्यू कैंडिडेट आएगा वो मशीन फिर से ऑन होगी। अब इसमें क्या होता है, काउंटिंग करने के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक है, बस उस मशीन का डाटा हमें जाते ही, जैसे ही वो डाटा निकालते हैं, उनको पता चल जाता है किस पार्टी के कितने कितने वोट्स हैं, ठीक है। तो इसकी काउंटिंग करना बहुत ही इजी हो जाता है, लेकिन बैलेट बॉक्स में जब हम काउंटिंग करते थे तो हमें काफी ज्यादा समय लग जाता था। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, काउंटिंग टू वोट्स एंड द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ले गए थे वो स्टेशन तक, वहां पर काउंटिंग होगी जैसा कि मैंने आपको बताया। ऑन द डेट फिक्स
ऑन द डेट फिक्स ऑन काउंटिंग, जो डेट फिक्स की जाती है काउंटिंग के लिए, काउंटिंग होती है। ऑफिशियल जो अधिकारी हैं ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जो चुनाव की ड्यूटी पर होते हैं, काउंट द वोट, वो वोट्स को काउंट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट और देयर रिप्रेजेंटेटिव। जहां पर वोट की काउंटिंग की जाती है उस रूम के अंदर या तो वो कैंडिडेट होता है या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठे रहते हैं। जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मान लीजिए 10 कैंडिडेट हैं, 8 हैं, 15 हैं, तो उनका एक एक मेंबर उस रूम में जरूर होता है ताकि उसके नतीजे बताने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो। द कैंडिडेट हु गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट, फिर वो जो व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, उसे ही चुन लिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है, घोषणा कर दी जाती है कि ये व्यक्ति जो है चुनाव में जीत गया है। इलेक्शन पेटिशन, पेटिशन का मतलब होता है याचिका, ठीक है, एक रिटर्न में एक एप्लीकेशन देना। इफ अ कैंडिडेट फील, अब वो सभी कैंडिडेट बैठे थे लेकिन एक कैंडिडेट को ऐसा लगा कि यहाँ पर सही से काउंटिंग नहीं हुई, तो वो आगे एक याचिका दायर कर सकता है, अपील कर सकता है। इफ अ कैंडिडेट फील द इलेक्शन हैड नॉट बीन हेल्ड फेयरली, यदि कैंडिडेट को लगता है कि चुनाव जो है वो फेयरली नहीं हुए हैं, he या she कैन अ पेटिशन इन हाई कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट में जाकर, जो हमारा उच्च न्यायालय है, वहां पर जाकर अपनी याचिका दर्ज कर सकता है। फ्रेश इलेक्शंस आर ऑर्डर्ड, फिर दोबारा इलेक्शन के लिए भी ऑर्डर निकाला जा सकता है। कब? व्हेन बूथ कैप्चर्ड हैज टेकन प्लेस, या वहां तो मतलब लोगों ने बूथ कैप्चर कर दिया हो, जहां पे वो वोटिंग मशीन रखी गई है उस जगह को कैप्चर कब्जे में ले लिया हो, या वहां से कुछ बैलेट बॉक्स चोरी हो गए हो, कुछ ईवीएम चोरी हो गई हो या खराब हो गई हो पोलिंग स्टेशन से, और बैलेट बॉक्स हो, या फिर ईवीएम है जो डिस्ट्रॉयड हो गई या लॉस्ट हो गई है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन को दोबारा करने की अनुमति भी देता है हाई कोर्ट। These elections electronic machines are used in most of the constituencies। कह रहे these days, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम है, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कॉन्स्टिट्यूंसीज में। कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है? निर्वाचन क्षेत्र। एक राज्य को कई पार्ट्स में बांट दिया जाता है और अलग अलग पार्ट से अलग अलग कैंडिडेट शुरू होते हैं। वो जो डिफर पार्ट्स हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूंसीज या निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। द ईवीएम सेव टाइम, क्योंकि ईवीएम को तो बस हमने इलेक्ट्रॉनिक है, बस इसमें डाटा लेते ही हमें पता चल जाता है किस पार्टी के कितने वोट, तो जो ईवीएम है वो हमारे टाइम को भी सेव करती है। सेव टाइम एंड सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस ऑफ द काउंटिंग ऑफ वोट्स, और वोट का जो काउंटिंग का पूरा प्रोसेस है उसे बहुत ही सिंपल बना देती है। अब देखिए इलेक्शन के प्रोसीजर की एक यहाँ पर बन रहा है, देखिए आप। सबसे पहले नॉमिनेशन भरा, फिर स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशन, उन्होंने उस नॉमिनेशन की जांच की। उसके बाद क्या था? पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट एंड कैंडिडेट द इलेक्शन कैंपेन। अब जो इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने क्या किया? जो आपके वहां के अधिकारी थे, क्या नाम बताया था मैंने? बताइए। रिटर्निंग ऑफिसर। जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने उस लिस्ट को पब्लिकेशन किया, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो गया, उन्होंने पैम्पलेट्स बांटे, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की। फिर द पोल वोटिंग का दिन आ गया एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स काउंट हुए एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और परिणाम घोषित हो गया और चुनाव का प्रोसीजर खत्म हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? चलिए देखिए, ये देखो बेटा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये बन रही है, देख रहे हैं आप? ये व्यक्ति के नाम लिखे हुए हैं, ये सामने बटन बने हुए हैं, और ये बाहर इसका रिमोट रहता है कि जब इसे ऑन करते हैं तभी अंदर वाला कैंडिडेट वोट दे सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? देखिए, वी कैन नॉट थिंक ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। कह रहे वी कांट थिंक, हम सोच भी नहीं सकते कि बिना किसी राजनीतिक पार्टी के फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं जिसमें कोई घोटाला ना हो, साफ सुथरा इलेक्शन होना। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। राजनीतिक पार्टी क्या है? लोगों का ग्रुप है। हु एक्ट एज अ पॉलिटिकल यूनिट, जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में एक मिलकर काम करते हैं। एंड हु एम, और उनका क्या एम, क्या उद्देश्य होता है? टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, एंड कैरी आउट देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, और उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। द इम्पोर्टेंस और द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर एज फॉलो। तो पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो नीचे बताए गए हैं, ये 5 बता रखे हैं बेटा, देखिए। Parties conduct the election campaign and simplify the whole process of election।
कह रहे जो पार्टीज हैं वो कंडक्ट संचालन करती हैं इलेक्शन कैंपेन, मतलब इलेक्शन कैंपेन चलाती हैं, रैलीज निकालती हैं, पब्लिक मीटिंग करती हैं, लोगों को कई कई चीजें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, पैम्पलेट किए, स्टिकर्स किए, ठीक है, इस टाइप की चीजें सिंप्लीफाई करती हैं एंड सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन, और इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को स्पष्ट कर देती हैं। विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, बिना किसी राजनीतिक पार्टी के कंडक्टिंग इलेक्शन, चुनाव करवाना would become very inconvenient, बहुत ही असुविधाजनक होगा। पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी तो लोग चुनाव लड़ेंगे कैसे, एक ही व्यक्ति जीतता चला जाएगा। इलेक्शंस टू वेरियस बॉडीज आर यूजुअली हेल्ड ऑन अ पार्टी लाइंस, कह रहे इलेक्शन जो है विभिन्न विभिन्न निकायों के लिए चुनाव किया जाता है। इलेक्शन जो है वेरियस बॉडीज, मतलब जब इलेक्शन होते हैं तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी एक स्पेशल निकाय के लिए, स्पेशल क्षेत्र के लिए चुना जाता है। नंबर 2, द मेजोरिटी पार्टी और विनिंग अलायंस। अलायंस मतलब गठबंधन। कभी कभी क्या होता है, एक पार्टी मेजोरिटी में होती है, आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में या फिर पार्लियामेंट के अंदर सरकार बनाने के लिए जब जाती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव के बाद जब देखा जाता है किस पार्टी के कितने कितने मेंबर जीत कर आए, तो जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वो गवर्नमेंट बनाती है। मेजोरिटी में कौन सी पार्टी होगी, जिसके पास हाफ से एक ज्यादा मेंबर होगा। मीन्स जैसे कि हमारे, आप लगाइए, लोकसभा की टोटल सीटें हैं 545, अब 545 में हाफ से एक ज्यादा मेंबर चाहिए। 545 का हाफ करो जल्दी जल्दी, बताओ कितना हो गया। 545 545 का हाफ करो, जल्दी बताइए, किसी को भी नहीं पता, 2 से डिवाइड कर दो, बताओ। 270, आगे भूमिका, ओपन योर माइक, भूमिका माइक ऑन करो, बताइए 545 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया हाफ। 272.5 मीन्स 273। 273 मेंबर्स यदि वहां पर होते हैं या 274 मेंबर होते हैं तो वो हाफ से ज्यादा हो गया। जिस पार्टी के पास इतने कैंडिडेट्स जीत के आएंगे, मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो गई, हमारे निर्वाचन मंडल से बीजेपी की सीट पर कोई और खड़ा हुआ, दूसरे क्षेत्र में कोई और खड़ा हुआ, ठीक है, हरियाणा से टोटल लोकसभा की 10 सीटें हैं, तो 10 मेंबर चुन के आए, तो वो किस किस पार्टी के थे, एक लिस्ट तो प्रिपेयर की जाएगी ना। तो जब लोकसभा में जीते हुए व्यक्तियों की लिस्ट प्रिपेयर की जाती है या लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति किस पार्टी का है। अब एक लिस्ट बना दी जाती है कि किस पार्टी के कितने कैंडिडेट जीते। जिस पार्टी के कैंडिडेट टोटल नंबर से, टोटल संख्या से हाफ से एक ज्यादा होगा, हाफ से चाहे एक ज्यादा हो, वो व्यक्ति मेजोरिटी में होता है और उस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। मींस यदि 272.5 यानी कि 273, यदि 273 से एक मेंबर की ज्यादा जिस पार्टी का हो गया 274, वो पार्टी मेजोरिटी में होगी और गवर्नमेंट उसकी ही बनेगी। लेकिन बेटा कभी कभी क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होती ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होती, मींस किसी भी पार्टी के आधे से ज्यादा मेंबर हुए ही नहीं, सभी पार्टीज में कैंडिडेट बढ़ गए, तो ऐसे समय में 2 या 2 से ज्यादा पार्टी मिलकर सरकार को बनाती हैं। जैसे आप हमारे यहाँ पर देखिए ना, आप हमारे हरियाणा में जब लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हुए तो बीजेपी लास्ट ईयर मेजोरिटी में थी, लेकिन जब इस बार चुनाव हुए तो बीजेपी के कुछ मेंबर्स कम रह गए, बीजेपी के मेंबर्स कम रह गए, तो बीजेपी को सपोर्ट किया जेजेपी ने और मिलकर गठबंधन की सरकार बन गई। ठीक है, अब ये जो गठबंधन, ये अलायंस वर्ड इसी के लिए आया है, या तो पार्टी मेजोरिटी में हो या विनिंग अलायंस, या मतलब जो जीत गए, जो गठबंधन मिलकर वो 274 से ज्यादा हो गए। फॉर अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी वी नीड बोथ अ स्टेबल गवर्नमेंट एंड स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। कह रहे हैं एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के लिए, एक सफल लोकतंत्र के लिए हमें जरूरत होती है कि हमारी गवर्नमेंट स्टेबल हो। ऐसा नहीं कि बार बार गिरती रहे, गवर्नमेंट बार बार भंग हो जाए, लोग उसके विरुद्ध प्रस्ताव निकालें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो अपोजिशन है, जो विपक्षी दल की पार्टियां हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अपोजिशन मीन्स जो पार्टी जीत गई वो तो मेजोरिटी में हो गई और उसके अलावा बची हुई सारी पार्टियां अपोजिशन में हो गई। ठीक है, तो अपोजिशन पार्टी भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि अपोजिशन का भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है
अपोजिशन का काम क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लीजिए अभी हमारे बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई, तो ये दो तो हो गए मेजोरिटी में, बाकी सब हो गए आपके अपोजिशन में। अब जो अपोजिशन पार्टी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब वहां पर मीटिंग होती है, क्वेश्चनिंग आवर होता है, तो विपक्षी दल के नेता सरकार की कमियों को निकालते हैं। उनका काम ही है सरकार की कमियों को निकालना, और बेटा बहुत जरूरी है। यदि कोई हमें हमारी कमी को नहीं बताएगा तो हम तो अपने ढंग से काम करते चले जाएंगे, चाहे वो ठीक हो या गलत हो। उसमें कमी निकालना बहुत जरूरी है, और ये काम कौन करता है? अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी का काम है गवर्नमेंट के जो अलग अलग काम कर रही है उनके बारे में जानकारी हासिल करना, किसी काम से क्या नुकसान हो रहा है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करती है अपोजिशन पार्टी। आगे देखिए, गठबंधन नहीं करेगी तो बेटा सरकार नहीं बनेगी, गठबंधन तो होगा ही होगा, ठीक है, गठबंधन तो होगा, और गठबंधन नहीं होगा तो कैंसिल है वो, तो फिर क्या फायदा उसका, तो वो तो गवर्नमेंट बनेगी ही नहीं। द पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। और जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो एक लिंक का काम करती हैं गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। सरकार और नागरिकों के बीच में एक लिंक, एक कड़ी का काम करती हैं जो उन्हें जोड़कर रखती हैं। पार्टीज मोल्ड और पब्लिक ओपिनियन, मोल्ड मतलब बनाना, जो पार्टीज हैं लोगों को अवेयर करती हैं अपनी पार्टीज के प्रोग्राम के बारे में। और आपने बेटा देखा होगा जितने वो हमसे प्रोमिसेस करते हैं वो पूरे कभी नहीं होते, लेकिन फिर भी लोग उनकी बातों में आते हैं। और पब्लिक ओपिनियन बनाती है वो, एंड एजुकेट पीपल, और लोगों को जागरूक करती है अबाउट द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स फेसिंग ऑफ द कंट्री की, क्या क्या लोग कंट्री में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। एक तो पार्टी मेजोरिटी में हो गई। अब अपोजिशन पार्टी का क्या काम है कि देश में लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, बस उसको ही वो इश्यू बनाकर अपना मुद्दा स्टार्ट कर देती है। अभी जैसे देखिए कोरोना वायरस को लेकर काफी बातें हो रही हैं, तो आपने देखा होगा बार बार जो है राहुल गांधी जो है आप ट्वीट करते नजर आते हैं कि वैक्सीन की कमी है, लोगों की जान नहीं बचाई जा रही बीजेपी से। केजरीवाल बार बार बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि दवाइयां सही से नहीं पहुंच रही, राशन इनको मुफ्त में दिया जाए, है ना। तो उनका काम क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो कमियां, जो मेजोरिटी पार्टी की कमी रह गई उसे जागरूक करना, लोगों को बताना कि ये कमी है। अभी ये जरूरी नहीं है कि वो जो कह रहे हैं ठीक हो। तो फिर क्या होता है, जो मेजोरिटी पार्टी का मेंबर है ना, उसे उसका जो आंसर देना पड़ता है, ऐसा आंसर देना पड़ता है कि जिससे लोग ट्रस्ट हो जाए। अगर वो लोग ट्रस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, मंत्री का काम नहीं अच्छा होगा तो उसे अपनी सीट से रिजाइन देना पड़ेगा। Political workers do a lot of social work and take up issues related to the public welfare. पॉलिटिकल वर्कर्स, जो राजनीतिक नेता हैं, जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, लॉट ऑफ सोशल वर्क, बहुत सारा सामाजिक काम करते हैं, एंड टेक अप इश्यूज रिलेटेड टू द पब्लिक वेलफेयर, लोगों के हित के लिए कई मैटर्स को उठाते हैं, कई मैटर्स के बारे में वो लोग बातचीत करते हैं। थोड़ा सा और पढ़ा दूं बेटा, ये एक टॉपिक और, कितना रह गया है, चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये। अच्छा, अभी एक काम और करना है आपने, आपने अपनी एक्सरसाइज को साथ साथ फाइंड आउट करना है। जितना चैप्टर हमने पढ़ लिया, यदि हमारी एक्सरसाइज के अंदर उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स है, या एमसीक्यूज है, ट्रू फॉल्स है, या कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो बेटा उसे सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, सॉल्व किया करो उसे रफ नोटबुक के अंदर। तो इस बार एक्सरसाइज मैं आपसे ही पूछने वाली हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही पूछती हूँ, लेकिन इस बार मैं आपको कोई आंसर नहीं बताऊंगी, सारे आंसर आप खुद ही बताने वाले हैं मुझे। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताइए, जवाब ही नहीं है। इनमें से कोई ऐसा बच्चा जिसकी नोटबुक चेक नहीं हुई हो और उसने मुझे दिखाई नहीं हो, बताइए। शिवानी, क्या हुआ छवि? शिवानी कौन से सेक्शन से हो? शिवानी A1 से। आप पहली बार आए हो क्लास में? बेटा डेली अटेंड किया करो क्लास, और कल मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगी, क्लास से जाना नहीं है आपने। नोटबुक कंप्लीट है आपकी? थोड़ा सा तो बस वो आज पूरा हो जाना चाहिए।
ठीक है, अभी सभी बच्चे लीव करो, आपका टाइम ओवर हो गया है, लीव करो बेटा, लीव कर दो। वेरी गुड, जल्दी कीजिए, 3 स्टूडेंट रह गए हैं, अभिजीत, कुणाल और आशु, लीव करो। नुपुर लीव करो, अभिजीत, पीयूष लीव करो, लीव कर दो बेटा, अभिजीत और पीयूष लीव करो क्लास। अभिजीत लीव करो क्लास को, अभिजीत लीव करो क्लास को, ये बार बार क्यों ज्वाइन कर रहे हो छवि, लीव करो बेटा। अभिजीत और पीयूष, कितनी बार बोलूंगी, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों तक, लीव कर दो। पीयूष आप रह गए अकेले, जल्दी करो, पीयूष लीव करो।